चैप्टर 4 चार्ज ऑफ जीएसटी का रिवीजन कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 9 के बारे में। सेक्शन 9 के बारे में ये बताया हुआ है कि कौन सा इवेंट होगा जिस पे टैक्स लगाया जाएगा। तो वो इवेंट है ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या गुड्स और सर्विसेज व्हाटएवर, ठीक है ना। तो किस चीज पे टैक्स लगाया जा रहा है? सप्लाई जब हो रहा है, सप्लाई किस चीज का हो रहा है? गुड्स या सर्विस का हो रहा है, ठीक है। और दो कैटेगरी बन सकता है ना यहाँ पे, एक हो सकता है इंट्रा, एक हो सकता है इंटर। इंट्रा किसके लिए होगा? विद इन द स्टेट। इंटर किसके लिए होगा? दो स्टेट के बीच में, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगा? वैल्यू सेक्शन 15 के अंतर्गत डिटरमाइन किया जाएगा। किस रेट ऑफ टैक्स पे आपको टैक्स देना है वो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करके बताएगी। किस तरह से टैक्स का कलेक्शन होना है वो हम लोग आपको बताएंगे। प्रिस्क्राइब्ड मैनर में आपको करना है टैक्स का कलेक्शन, और टैक्स का पेमेंट जो है वो जिस तरह से गवर्नमेंट बताएगी उस तरह से पे करना है। ये बात कहाँ पे लिखा हुआ है? ये बात लिखा हुआ है 9 का सबसेक्शन 1 में। ये है चार्जिंग सेक्शन, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है कि ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे ना जीएसटी तब लगेगा जब जीएसटी काउंसिल रेकमेंड करेगा। क्या अपने को दिक्कत है ये बात समझने में? नहीं, हम लोग तो बहुत बार ये चीज कर चुके हैं। इसके बाद आता है मेन मुद्दा। मेन मुद्दा क्या है कि आरसीएम किस केस में लगेगा। ये कौन सा आरसीएम है? जनरल केस वाला आरसीएम है, जनरल, ठीक है। जनरल सभी पे अप्लाई करता है, इसमें सप्लायर या रेसिपिएंट पे कोई बॉन्डेज नहीं डाला हुआ है, ठीक है। ये सभी पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये कुछ तरह का गुड्स और सर्विस अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि उसके लिए रेसिपिएंट को ही टैक्स देना का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। गुड्स के केस में क्या क्या होता है, क्या क्या एग्जाम्पल है? कैश्यू नट, सिल्क यार्न, रॉ कॉटन, ठीक है, बीड़ी रैपर लीव्स, टबैको लीव्स, सप्लाई ऑफ लॉटरी। ये हम लोग के सिलेबस का पार्ट नहीं है। अपने सिलेबस का पार्ट क्या है? सर्विसेज जिस पे आरसीएम के थ्रू टैक्स लगता है। तो ऐसा कितना नोटिफाइड सर्विसेज है? 21 एंट्रीज है, ठीक है। 21 एंट्रीज है जिसके अंदर आरसीएम लगेगा और रिसिपिएंट को टैक्स देना पड़ेगा, जैसे कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, लॉयर का सर्विसेज और आर्बिट्रल सर्विसेज। ये हम लोग डिटेल में आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद वाले चैप्टर में। उसके बाद कौन सा आता है? इसके बाद आता है प्रमोटर वाला आरसीएम। ये वाला 9 का 4 जो है वो किस पे लगता है? वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन जो कर रहा है उस पे ही लगता है, प्रमोटर्स लोग पे लगता है। वो लोग जब गुड्स और सर्विसेज अनरजिस्टर्ड आदमी से खरीदेंगे तब उन लोग को आरसीएम के अंदर टैक्स देना पड़ेगा। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज टू नोट क्या है? प्लीज नोट, अनरजिस्टर्ड सप्लायर बोला है। प्रमोटर जब अनरजिस्टर्ड आदमी से सामान प्रोक्योर करेगा तभी उसको आरसीएम के अंदर टैक्स देना पड़ेगा। कैपिटल गुड्स में, सीमेंट में, या फिर अदर इनपुट्स या फिर इनपुट सर्विसेज में। तो अदर इनपुट और इनपुट सर्विसेज के लिए अपने क्या बोले हैं कि भाई 80% तक आपको रजिस्टर्ड आदमी से खरीदना पड़ेगा, 20% जो है ना वो अनरजिस्टर्ड आदमी से ले सकते हो, प्रोक्योर कर सकते हो। सपोज करो अगर मैंने 65% रजिस्टर्ड से खरीदा और बाकी अनरजिस्टर्ड से खरीदा तो कितना परसेंट पे मेरे को आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा? 15% पे। अपने को ये क्लैरिटी है। इसका जो इन डेप्थ डिटेल्ड कैलकुलेशन होता है ना वो फाइनल के लेवल पे, वो अपने यहाँ पे इंटर के लेवल पे नहीं है, ठीक है। आगे चलें। दूसरा मेन बात क्या है? डीम्ड सप्लायर। यहां पे लिख लो, ये करते हैं हम लोग चर्चा डीम्ड सप्लायर का। 9 का 3 और 9 का 4 में क्या किए? रिसिपिएंट के बारे में चर्चा किए, ठीक है ना। यहां पे कर रहे हैं डीम्ड सप्लायर के बारे में चर्चा। डीम्ड सप्लायर कौन हो सकता है? कोई एक आम जनता जो है वो कोई ऐसा सप्लायर से सर्विस ले रहा है जिसको रजिस्ट्रेशन करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो गवर्नमेंट बोलता है इसके बीच में अगर कोई आदमी पड़ जा रहा है ना उसको हम लोग डीम्ड सप्लायर बना देंगे, ठीक है। मतलब इको को हम लोग डीम्ड सप्लायर बना देंगे और इको को बोलेंगे भैया तुम जीएसटी का कंप्लायंस करो। अगर टैक्सेबल टेरिटरी में कोई पर्सन अपॉइंटेड नहीं है टैक्स का लायबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए तो अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना? यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड क्या है? यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड 3 ठो है। एक है बाबू सर्विस, और एक है इंट्रास्टेट, और एक है इको।
ठीक है ना। ये तीनों बात एकदम एकदम याद रखने का है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस पर ही लग सकता है ये डीम्ड सप्लायर वाला पॉइंट, ये 9 का 5, ठीक है ना, बाकी किसी पे नहीं लगेगा। तो इसमें 4 ठो क्या था जो नोटिफाइड सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस, होटल एकोमोडेशन का सर्विस, मिससेलेनियस सप्लाईज, मिससेलेनियस सर्विसेज का सप्लाई, और उसके बाद आ रहा है रेस्टोरेंट का सर्विसेज। अपने क्लियर हो रहे हैं क्या इस बात पे? FCM, RCM और डीम्ड सप्लायर, ठीक है। ये हम लोग को हमेशा बताएगा कि इसके अंदर क्या है। यहाँ पे 9 का 1 फॉल करता है और 2 फॉल करता है, यहाँ का 9 का 3 और 9 का 4 फॉल करता है, और ये 9 का 5 के लिए, ठीक है ना। तो पूरा सेक्शन कवर हो गया क्या? 9 का 1 और 2 में FCM के बारे में बात किया गया है, 9 का 3 और 4 में RCM के बारे में बात किया है, और 9 का 5 में इको के बारे में बात किया हुआ है, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस, याद रखना, ठीक है ना, जहां पे इको इज डीम्ड सप्लायर। ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं तो इसको रिवीजन में नहीं बताएंगे, आगे मूव करना। RCM के केसेस में क्या होगा? RCM के केसेस में यहाँ पे जो हम लोग ट्रांजैक्शन का बात किए, दिस इज द सप्लायर, दिस इज द रिसिपिएंट, ये इसको सामान बेच रहा है 10 लाख रुपया का, उस पर GST लगा के उसको पेमेंट कर दे रहा है। फिर जो रमेश है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है GTA को, ठीक है। तो जब वो GTA को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो GTA बिकम्स सप्लायर एंड रमेश बिकम्स रिसिपिएंट, ठीक है ना। तो यहां पे रिसिपिएंट हैज टू पे द टैक्स, यही हो गया RCM, ठीक है, बिकॉज ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है और कंट्रोल नहीं होता है ऐसा सप्लायर पे, गवर्नमेंट का ऐसा सप्लायर लोग पे कंट्रोल नहीं होता है और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बिलोंग करता है, इसीलिए RCM लगाया जाता है। इसका डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्रमोटर के ऊपर जो RCM लगता है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सीमेंट पे पूरा, कैपिटल गुड्स पे पूरा, और बाकी जो इनपुट्स या इनपुट सर्विसेज लग रहा है उस पे 80% तक हमको जो सर्विस और गुड्स जो प्रोक्योर करना है वो रजिस्टर्ड आदमी से प्रोक्योर करना है। अगर नहीं करेंगे तो बैलेंस डेफिशिएंट अमाउंट जो होगा ना उस पर हमको RCM के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वाला सर्विस क्या होगा? ये एकमात्र केस है जहां पे रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। रजिस्ट्रेशन को कोई भी बात करना बेवकूफ़ी है। क्या ड्राइवर रजिस्ट्रेशन लेगा? कभी भी नहीं लेगा। ड्राइवर को बता कौन रहा है कि भाई तुमको इस डेस्टिनेशन पे जाना है, इस आदमी को पिक करना है, उसको यहाँ से यहाँ छोड़ना है। इको बता रहा है, उबर, ओला, इनड्राइव, मेरू कैब, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है ना। वो जब इस तरह का सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कौन? इको, तो इको को GST का लायबिलिटी जो है वो पे करके आगे चलना पड़ेगा। अच्छा, जो व्हीकल यूज होगा वो किस तरह का व्हीकल हो सकता है? वो रेडियो टैक्सी हो सकता है, मोटर कैब हो सकता है, मैक्सी कैब हो सकता है, मोटरसाइकिल हो सकता है और ओमनी बस हो सकता है, ठीक है। हम लोग को ये पता है कि रेडियो टैक्सी का क्या मतलब है। रेडियो टैक्सी मतलब जिसमें 2 वे कम्युनिकेशन है। ये 2 वे कम्युनिकेशन हम लोग अचीव कैसे करता है? GPS नहीं तो GPRS के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आता है मोटर कैब। मोटर कैब क्या होगा? 6+1 एग्जाम्पल था, इनोवा बुलेरो टाइप का गाड़ी। उसके बाद क्या बोल रहा है? मैक्सी कैब। मैक्सी कैब बोल रहा है ना, मैक्सी कैब में क्या होगा? 6 से लेके 12 तक का सीटिंग कैपेसिटी प्लस ड्राइवर। ड्राइवर इज ऑलवेज एडिशनल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अपने क्या देखे थे, भूल गया। फोर्स का लैंड क्रूजर, यहीं पे नीचे उतरो के दिख जाएगा आराम से। उसके बाद आता है क्या? मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल का अगर बात आता है तो रैपिडो इंक्लूड हो गया। तो रैपिडो के अगर सपोज करो 2 व्हीलर के रिलेटेड में ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें अपने इमीडिएटली जवाब दे पाएंगे ना कि भैया 9 के 5 के अंदर कवर हो रहा है। अच्छा, साइड कार्ड लगा हो या साइड कार्ड नहीं लगा उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या रहा? ओमनी बस। ओमनी बसेस टाटा विंगर जिसमें 6 से ज़्यादा का कैपेसिटी हो, ओके है। होटल एकोमोडेशन। होटल एकोमोडेशन में क्या होगा? अगर एक्चुअल सप्लायर रजिस्टर्ड है, अगर एक्चुअल सप्लायर रजिस्टर्ड है तो GST का कंप्लायंस कौन करेगा? एक्चुअल सप्लायर। अगर एक्चुअल सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो इको करेगा, ठीक है। प्रोवाइडेड ट्रांजैक्शन हैज टू बी गॉन थ्रू इको। अगर इको के थ्रू ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहा है तो GST का बात भी नहीं उठ रहा है यहाँ पे, ओके है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, जब होटल एकोमोडेशन का बात करेंगे तो होटल्स, इन्स, गेस्ट हाउस, क्लब्स, कैंप साइट सब चीज इंक्लूड हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं हाउसकीपिंग सर्विसेज। मिससेलेनियस सर्विसेज को हाउसकीपिंग सर्विसेज बोला जाता है। हाउसकीपिंग सर्विसेज मतलब क्लीनिंग सर्विसेज, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सर्विसेज, प्लम्बिंग सर्विसेज हो, कारपेटिंग का सर्विसेज हो, इस तरह का सर्विसेज को बोला जाता है। इसमें क्या एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर जो है वो रजिस्टर्ड हो सकता है? हाँ, कुछ केसेस में रजिस्टर्ड हो सकता है। अगर वो सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है रिसिपिएंट को डायरेक्टली तो GST का लायबिलिटी किसका है?
एक्चुअल सप्लायर का, वो खुद ही अपना जीएसटी का लायबिलिटी पे ऑफ कर देगा। अगर एक्चुअल सप्लायर जो रजिस्टर्ड नहीं है कोई भी कारण से, ठीक है, कोई भी कारण से अगर एक्चुअल सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो इको का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना, ठीक है। यहाँ पे बात आगे मूव करते हैं, आ जाओ प्लीज। रेस्टोरेंट का सर्विसेज, तो रेस्टोरेंट कितना तरह का होता है? 2 तरह का होता है, एक होता है छोटा रेस्टोरेंट, एक होता है बड़ा रेस्टोरेंट। बड़ा रेस्टोरेंट का मतलब बताइए प्लीज, बड़ा रेस्टोरेंट का मतलब क्या है? एक बड़ा होटल में लोकेटेड एक रेस्टोरेंट जो होगा उसको हम लोग बड़ा रेस्टोरेंट बोलेंगे। लेकिन ये कैसे पता चलेगा? उस होटल का पर डे का स्टे का जो चार्जेस है वो 7,500 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए, तभी उसको हम बड़ा रेस्टोरेंट बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसको छोड़ के बाकी सारा जो होगा छोटा रेस्टोरेंट होगा। छोटा रेस्टोरेंट का जीएसटी लायबिलिटी कौन पे करेगा? इको पे करेगा, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे वो रजिस्टर्ड नहीं हो। अपने को क्लैरिटी है इस बात का। इसके बाद क्या है? बड़ा रेस्टोरेंट। बड़ा रेस्टोरेंट के केस में रेस्टोरेंट खुद ही अपना जीएसटी का लायबिलिटी पे ऑफ कर देगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का रेलेवेंस नहीं है, यहाँ पे प्रीमाइसेस या बड़ा छोटा होने का रेलेवेंस है, ठीक है। समरी देख लें क्या? समरी में क्या क्या लिखा हुआ है? अगर जीएसटी का रिक्वायरमेंट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के केस में क्या होगा? रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट होगा ही नहीं, ठीक है। एक्चुअल सप्लायर को रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट होगा ही नहीं, तो हमेशा इको इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। बाकी दोनों सर्विसेज में, होटल एकोमोडेशन और हाउसकीपिंग सर्विसेज में, अगर एक्चुअल सप्लायर जो है वो रजिस्टर्ड है तो वो जीएसटी का लायबिलिटी अपना पूरा करते हुए चलेगा, ठीक है, नहीं तो इको करेगा। और रेस्टोरेंट के केस में क्या होगा? बड़ा छोटा, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हम लोग का रिविजन जो है वो यहाँ पर खत्म होता है, ओके।